Hello student, good morning. I am Sudarshan Kumar. Today your online classes welcome. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी यूनिट या चैप्टर हमारा थर्ड और चैप्टर थर्ड है ग्रेविटेशन। दो चैप्टर हमने कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर है और आज स्टार्टिंग है इसकी और हम देखेंगे इसके बारे में कि ग्रेविटेशन होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे बेटा ग्रेविटेशन की। और ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने कभी ये महसूस किया होगा कि जो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारा सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट या एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहता है। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक दूसरे को अर्थ, जैसे मान लो हमारे पास ये अर्थ है हमारी और ये अर्थ इसको अपनी तरफ, सन अपनी तरफ इस अर्थ को खींच रहा है। इसी प्रकार से दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी सन की तरफ खींचे जा रहे हैं, वो क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इन यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी है, फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स हम उनको कह देते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का सिंपली मीनिंग यही होगा कि एक फोर्स जो एक दूसरे की बॉडी है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करिए, टू या मोर देन टू बॉडीज हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। मान लो हमारे पास ये सन है और ये अर्थ है, ये सन अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और अर्थ सन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। पर हैवी बॉडी है वो क्या करेगी, इजीली एक दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और एक जब ये रिवॉल्व हो रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अर्थ को या एवरी प्लैनेट्स को रिवॉल्व करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका सिंपली हम देखेंगे कि होता क्या है ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन था। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है ग्रेविटेशन की। जो मैंने अभी बताया कि इन यूनिवर्स टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, इन यूनिवर्स टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, देन फोर्स एक्सर्टेड बाय देम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेफिनेशन आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन सिंपली ग्रेविटेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between any two particles, any two particles in the universe is called, two particles in the universe is called gravitational force। in the universe is called gravitational force। gravitation सिंपली हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे ब्रह्मांड में बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, गैलेक्सीज हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ खींचती रहती हैं और एक फोर्स लगाते हैं, उनको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है b, इसका मास m2 है। ठीक है, तो अब ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, बी बॉडी है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि केपलर ने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। देखिए कि न्यूटन ने भी ये बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर। न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ खींच लिए और उसने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे।
तो क्या बताया था देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम दूसरा इसका नाम दे सकते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देखेंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, देखिए कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, जो मैंने अभी बात बताई थी आप लोगों को बताया था, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और उनका जो मास है वो है m1 एंड m2, और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूं r, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये मैंने मान ली r। तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, according to Newton's law, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction F between two bodies, the force of attraction between two bodies is number one directly proportional, number one directly proportional directly proportional, यानी कि हम इसमें directly proportional to the product of their masses, that is हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये F था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो बॉडीज हैं यूनिवर्स के अंदर, उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, और नंबर 2 हम देखेंगे यहाँ पे, नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the product of to the distance या separation between them, inversely proportional to the distance between them, ये हमारे पास रहेगा। तो हम इसमें जब कंबाइन करेंगे, दैट इज इसमें देखें कि F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² इस प्रकार से आ जाएगा। ये अब कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव, जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दोनों का जो रिजल्ट है उनको कंबाइन कर लो, और हमारे पास जो न्यूटन्स का यूनिवर्सल है वो हमारे पास आ जाएगा, और एक फॉर्मूला जो हमने देखना है वो आ जाएगा हमारे सामने। तो देखो क्या था, F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने इनको कंबाइन कर लिया, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को सोल्व करना है। तो f इज इक्वल टू आएगा g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे g क्या है, यहाँ पे वेयर g इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे क्या करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी हमारे पास रहेगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगी, और यही हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे विच फोर्स है वो प्रोडक्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। मतलब जिनका बॉडी का हमारा एक बॉडी है ये है, एक बॉडी है, अब इनका मास क्या है, स्मॉल है तो बीच में फोर्स क्या रहेगा, क्योंकि मास का प्रोडक्ट करेंगे हम देखेंगे ए बॉडी बी बॉडी, तो मास का प्रोडक्ट होगा तो स्मॉल बॉडी है तो प्रोडक्ट स्मॉल होगा, तो फोर्स क्या रहेगा स्मॉल। और मान लो मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये है ए और दूसरी बॉडी ये है बी, इसका मास m1 है, इसका मास m2। मास इसका बढ़ जाए, मास बढ़ गया तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो दूसरा एग्जांपल है कि मेरे पास एक बॉडी ये थी, एक बॉडी ये थी, अब इनके बीच में डिस्टेंस ये r है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, मान लो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। और मान लो एक बॉडी मेरे पास ये है, एक ही है, और डिस्टेंस क्या होगा, कम, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या लगेगा इनमें, ज्यादा। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से होते हैं, तो आप इनमें देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि आगे हम देख लेंगे इसकी यूनिट्स वगैरह हम देख लेते हैं, यूनिट क्या होती है। तो देखिए फॉर्मूला आपने याद रखना है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ये आपके पास आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड्स। इसमें किस किस के लिए न्यूटन्स ग्रेविटेशन गुड्स करता है। सबसे पहले तो हमें पता ही क्या कि ये प्रोडक्ट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हम डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और इस ये होती है आपकी जी, इसकी डेफिनेशन हम लेते हैं। इसी डेफिनेशन लेने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वी नो आपने पता है F इज इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू हमने माना 1, m1 m2 हमने 1 मान लिया, और यहाँ पे डिस्टेंस थी r, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है r को भी हम यूनिटी मान लेते हैं। ठीक है, मास यूनिटी मान लिया, डिस्टेंस यूनिटी मान ली हमने। ठीक है, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। सो क्या आएगा, F इज इक्वल टू मेरे पास आएगा G, F इज इक्वल टू मेरे पास आ गया G। सो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि फोर्स है वो ग्रेविटेशन के बराबर कब होगा, जब यूनिट मास हो और आपके पास क्या हो, यूनिट डिस्टेंस। व्हेन यूनिट डिस्टेंस एंड यूनिट मास ऑब्जेक्ट, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, जो एग्जैक्ट फोर्स कर रहा है बॉडी के ऊपर वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, उसको डेफिनेशन आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पाएंगे यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे यूनिट्स यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। तो यूनिट देखने के लिए हमने इसको सोल्व करना है। देखिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, बाकी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो G इज इक्वल टू आ जाएगा F इनटू में r स्क्वायर, ये मास का प्रोडक्ट है, ये आपके डिवाइड में आ जाएगा m1 m2।
तो यूनिट की बात करें यूनिट ऑफ जी, तो हम देख पाएंगे यूनिट ऑफ जी भाई फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइड बाय मास यूनिट होती है केजी, और केजी जब 2 टाइम्स है तो केजी और केजी क्या आ जाएगा केजी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूटन है मीटर स्क्वायर और केजी की जो पावर है 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन है मीटर स्क्वायर और केजी माइनस का 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट ऑफ जी आई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस का 2। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो जाएगी जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं जी की यूनिट। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।